हेलो दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं डीपी एजुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर भी होंगे और अपनी तैयारी को फाइनल टच देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे होंगे। हालांकि मैं ये सवाल आपसे हर रोज पूछता हूं और मेरे हर रोज आपसे इस सवाल को पूछने का एक ही मतलब होता है कि आप इस अंतिम समय में किसी भी प्रकार की कोई कोताही, कोई लापरवाही ना बरतें। और जितना इस अंतिम समय में आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज करेंगे दोस्तों, यकीन मानिए इसका फायदा आप अपने परीक्षाओं में निश्चित तौर पर देखेंगे। इस दिशा में जो भी प्रयास हमारे और हमारी टीम की ओर से आपके लिए किए जा रहे हैं उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसके लिए हम आभारी हैं आपके। और आगे के लिए भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी तरह के एफर्ट्स हमारी टीम की ओर से आपकी बेहतरी के लिए किए जाते रहेंगे। दोस्तों, आज फिर हम उसी दिशा में यानी करंट अफेयर्स के डिस्कशन के प्रोसेस में अपने 8वें वीडियोस के साथ आपके पास अवेलेबल हैं, आपके सामने उपस्थित हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले वीडियोस जरूर देखे होंगे और उनको अगर आप आवश्यक समझ रहे हो तो नोट्स भी शायद आप उससे बना रहे होंगे। जनरल स्टडीज के साथ कैसे आप अपने करंट अफेयर्स को रिलेट कर सकते हैं, ये मैंने अपने हर वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है। अपनी इस कोशिश में मैं कितना कामयाब हूं ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं अपने आज की वीडियो की। देखिए दोस्तों, आज इस चीज पर हम आपसे डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, वो शब्द है हमारे पास सोलर स्टॉर्म। निश्चित तौर पर यह प्रश्न आपके मन में जरूर होगा, सोलर स्टॉर्म क्या होता है? अगर हिंदी में इसे कहा जाए दोस्तों तो इसे सौर तूफान कहते हैं। एक्चुअल में सौर तूफान की घटना क्या होती है, इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि कोई भी जो स्टार होता है, कोई भी जो तारा होता है, उस तारे की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है। तो हम पाते हैं कि किसी भी तारे की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो दो तरह की क्रियाएं होती हैं। या तो वो न्यूक्लियर फिजन होता है जिसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं, या तो फिर वो होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन का, जिसे हम लोग नाभिकीय संलयन के नाम से जानते हैं। इन दोनों ही क्रियाओं में जिस अनंत मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, अगर उसको समझा जाए तो एक छोटे से रिएक्शन से हम समझ सकते हैं दोस्तों। जैसा कि सूरज या किसी भी तारे का मुख्य ईंधन होता है, वो चीज होता है हाइड्रोजन। और जब इस हाइड्रोजन से न्यूट्रॉन टकराते हैं तो ये हाइड्रोजन फिजन यानी कि विखंडन के परिणाम स्वरूप टूट जाता है अपने दो समस्थानिकों में, जिसमें 1H2 और 1H3 का नाम लिया जाता है। 1H2 को दोस्तों ड्यूटेरियम कहते हैं और 1H3 को ट्रिटियम। और इतने उच्च तापमान पर जब ये दोनों संलयित होते हैं, यानी कि जब इनका फ्यूजन होता है, तो इस फ्यूजन से हीलियम का नाभिक बनता है और इसको बैलेंस करने के लिए हम एक न्यूट्रॉन भी अलग कर लेते हैं। ये वही न्यूट्रॉन है जो जाकर के फिर से टकराता है हाइड्रोजन पर, और ये प्रोसेस एक साइक्लिक प्रोसेस के रूप में लगातार चलती रहती है, जहां सारा हाइड्रोजन एट लास्ट बन जाता है हीलियम। इस प्रोसेस को आप निश्चित तौर पर समझ गए होंगे। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि सूरज की जो सारी गैसेस हैं दोस्तों, सारा जो उनका पदार्थ है, उनका जो द्रव्यमान है, वो सारा मैटर जिस चीज में बदल जाता है वो है प्लाज्मा। और इसी प्लाज्मा की जब फ्लेयर्स यानी कि लहरें, एक तरह की लपट जो सो हम कह सकते हैं, जब अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों किलोमीटर की दूरी तक फैलती हैं कई बार, तो उन्हीं को हम लोग सोलर स्टॉर्म या कई बार उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है और वो शब्द होता है सोलर फ्लेयर का। ऐसा ही सोलर फ्लेयर अमूमन सूरज में तब उठता है दोस्तों जब सूरज के ध्रुवों का आपसी स्थान बदलता है, यानी इस प्रोसेस को हम लोग पोलर शिफ्टिंग कहते हैं। और सन में अमूमन ये पोलर शिफ्टिंग की घटना हर 12 वर्ष के बाद होती है, जैसा कि 2012 में ऐसा हुआ था। और जब भी कभी इस तरह की घटना होती है तो हमें जो रिजल्ट नजर आता है वो
ब्लैकआउट के रूप में नजर आता है। एक्चुअल में ब्लैकआउट की बात अगर मैं करूं तो ये ब्लैकआउट कई स्तरों पर हो सकता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या जो हमारी पावर सप्लाई होती है दोस्तों, वो पूरी पावर सप्लाई की जो व्यवस्था है वही ध्वस्त हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्ष 2024 में इसी तरह का एक सौर तूफान धरती के वायुमंडल से टकराया था और अब ऐसा ही वर्ष 2025 में होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि 2025 में जो सूर्य में होने वाली एक्टिविटीज हैं दोस्तों, यानी कि जो सोलर एक्टिविटी है वो काफी बढ़ सकती है और इसका सीधा प्रभाव निश्चित तौर पर धरती पर जिस एक घटना के रूप में आएगा, उसी एक घटना को हम लोग रेडियो ब्लैकआउट के नाम से भी बुला सकते हैं। तो याद रखिए, इसी रेडियो ब्लैकआउट को हम लोग एक तरह से सभी प्रकार के कम्युनिकेशन जो उपकरण हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, उनको बेकार होने की स्थिति में हम ये शब्द प्रयोग करते हैं ब्लैकआउट का। साथ साथ जो सैटेलाइट सर्विस है हमारी, वो भी निश्चित तौर पर इससे प्रभावित होगी। और अगर सैटेलाइट सर्विस इससे प्रभावित होती है तो कम्युनिकेशन, दूरसंचार और अन्य सारी चीजें भी उससे प्रभावित होंगी और ये कहीं से भी हमारे लिए बेहतर नहीं है। हालांकि यहां एक बड़ी चीज है जो हमारे लिए सुरक्षात्मक आवरण का काम करती है, वो है दोस्तों पृथ्वी के इर्द गिर्द मौजूद हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी पृथ्वी की जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है हमारा धरती का, इसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ये सौर तूफान धरती के भीतरी वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाता और इसका मानवों पर कोई हार्मफुल प्रभाव, कोई हानिकारक घातक प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है वो अमूमन अगर देखा जाए तो हम लोग इस रिजल्ट को ध्रुवीय क्षेत्रों में देख सकते हैं और ध्रुवीय क्षेत्रों में दोस्तों इसी को अरोरा के नाम से जाना जाता है। अरोरा को ध्रुवीय प्रकाश भी कहा जाता है, जो अगर उत्तर में है तो इसे अरोरा बोरियालिस कहेंगे और दक्षिणी ध्रुव के आसपास अगर ये रंगीन प्रकाश नजर आता है तो इसे अरोरा ऑस्ट्रियालिस के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखें, इस समय नासा समेत अगर यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात की जाए तो इन दोनों ने ही वर्ष 2025 में कह सकते हैं कि भारी मात्रा में इस तरह के सौर चुंबकीय तूफानों की पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से टकराने की संभावना जताई है। चलिए दोस्तों, अगले सवालों की ओर चलते हैं। बात करते हैं एक नए शब्द की। जो अगला शब्द है हमारा, वो शब्द है मैस्टोडॉन। आप सोच रहे होंगे कि मैस्टोडॉन क्या है। देखिए दोस्तों, यह बात स्पष्ट है कि वर्तमान जो युग चल रहा है, इस युग को अमूमन होलोसीन युग के नाम से जाना जाता है। होलोसीन युग को ही मानव युग कहते हैं। लेकिन ऐसा अनुमान है कि जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हमारे इर्द गिर्द नजर आ रही हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का मतलब होता है चरम मौसमी दशाएं। ठीक है, यह शब्द जो है ध्यान रखिएगा। इस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की सबसे बड़ी वजह जिसे हम कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज, और यह क्लाइमेट चेंज संकेत है कि वर्ष 1950 के दशक में जो हमारा होलोसीन युग है वो बदल रहा है। एक नए युग में हम प्रवेश कर रहे हैं जिसे कहा जा रहा है एंथ्रोपोसीन युग। ध्यान दीजिएगा, जो नया युग प्रस्तावित है दोस्तों, उसे हम लोग एंथ्रोपोसीन युग के नाम से जानते हैं। हालांकि वर्तमान से लगभग 12,000 साल पहले जो युग था उस युग को हिम युग कहा जाता था, यानी इसी को हम आइस एज कहते थे। और उस आइस एज में बहुत से ऐसे धरती पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते थे जो फिलहाल वर्तमान में नहीं पाए जाते।
और उन्हीं में से एक हुआ करता था जिसे हम मैमथ कहते थे। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैमथ। मैमथ एक्चुअल में हाथियों का पूर्वज कहा जा सकता है, और हाथियों के इस पूर्वज के शरीर पर काफी बड़े बड़े बाल होते थे दोस्तों, जो वर्तमान हाथियों के आकार की अगर बात की जाए तो उनकी तुलना में लगभग दोगुने बड़े होते थे। और इन मैमथ्स के शरीर पर जो मौजूद बाल थे वो इन्हें हिमयुग की भीषण ठंड से बचाने का काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, जैसे जैसे युग बदला, जलवायु परिवर्तन हुआ, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी, और उसकी वजह से जब ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ा, तो इसी ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से आइस एज जो था वो हमारा खत्म हो गया, और इस आइस एज के खत्म होते ही साथ खत्म हो गए मैमथ। लेकिन अभी हाल ही में एक नया नाम जो चर्चा में है, जो नाम मैंने आपको बताया है दोस्तों, मैस्टोडॉन। दरअसल मैस्टोडॉन जो है ये हाथी और मैमथ का या उन्हीं की तरह दिखने वाला एक जीव है, जिसके हाल ही में अवशेष जो है प्राप्त किए गए हैं। और इसके जो अवशेष हैं दोस्तों, माना यह जा रहा है कि लगभग 11,000 साल पहले ये विलुप्त हो गया है। दरअसल इसे मैं दो जानवर, जिसमें एक नाम हाथी का है और एक नाम मैमथ का, इन दोनों के बीच की या दोनों की विशेषताओं से युक्त एक जीव के रूप में इनकी पहचान करूंगा, क्योंकि इनमें हाथी और मैमथ दोनों के गुण थे। और हालांकि सबसे खास बात कि ये स्तनधारी जीव है जो कि बच्चों को जन्म देता था। इसकी सबसे खास बात यह होती है कि हाथी के और मैमथ के जो दांत होते हैं दोस्तों, वो दांत काफी चपटे होते हैं, और इसलिए कि ताकि वो भोजन को क्या कर सकें, पीस सके। लेकिन जो आपका मैस्टोडॉन होता है, इनके दांतों के बीच में जो हिस्सा होता है वो थोड़ा उभरा हुआ होता है, और इस कारण से ये पेड़ पौधों की डालियों को चबाने का काम ये बेहतर ढंग से करते थे। और समझा जा सकता है कि ये जो है एक शाकाहारी जीव था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये 11,000 साल पहले विलुप्त हो गया है, तो इसका मतलब है कि हिमयुग के दौरान ही इसकी भी विलुप्ति हुई। जैसे जैसे हिमयुग खत्म हो रहा था, निश्चित तौर पर ये अपने वातावरण में बढ़ते हुए तापमान को बर्दाश्त करने में सक्षम नहीं थे। ये कहानी काफी कुछ उसी तरह से है दोस्तों, जैसे आज अगर एक सींग वाले गेंडों की बात की जाए, तो ये एक सींग वाले गेंडे फिलहाल भारत में पूर्वोत्तर राज्य में असम की बात करेंगे हम लोग। असम में एक उद्यान है जिसे हम लोग कहते हैं काजीरंगा, और काजीरंगा उद्यान जो है ये गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाला। आज भले ही ये पूर्वोत्तर में पाए जाते हो असम में, लेकिन कभी आज से 3-4 हजार साल पहले जब जलवायु भारत के भौगोलिक क्षेत्रों में, खासकर अंदरूनी क्षेत्रों में इतनी ज्यादा नहीं थी, इतनी गर्म नहीं थी, इतना तापमान नहीं पड़ता था, उस समय ये मध्य भारत या उत्तर भारत के बजाय भी मैदानी इलाकों में पाए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ा, ये विस्थापित होते गए, और एक बृहद प्रवासन के परिणाम स्वरूप फिलहाल ये वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्य में ही बहुतायत में पाए जाते हैं। उसी तरह से ये जीव भी है जो फिलहाल विलुप्त हो गया। तो ध्यान रखिए, अगर इसकी बात होती है ये पाया कहां जाता है, तो दोस्तों विशेषकर ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता था, जो कि अब फिलहाल विलुप्त हो चुका है। कह सकते हैं कि उत्तरी यूरोप में ये विशेषकर ज्यादा था, और अमेरिकी महाद्वीप में भी हम इसकी उपस्थिति के प्रमाण देख सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, इस जीव का नाम क्या है दोस्तों, तो इस जीव का नाम है मैस्टोडॉन। अगले सवाल की ओर चलेंगे, तीसरे प्रश्न पर आते हैं हम लोग। हमारा जो तीसरा प्रश्न है ये डिस्कस करेगा एक ऐसे देश के बारे में जो कहलाता है जिम्बाब्वे। आप सभी इस बात से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं दोस्तों कि हाल ही में एक मुद्रा की बात जो है जिम्बाब्वे के संबंध में मैंने आपसे की थी, जिसे हम लोग जिग के नाम से जानते हैं। ये उसी देश की बात हो रही है। मैंने आपको वहां यह भी सूचित किया था कि जिम्बाब्वे जो है इस समय भारी इकोनॉमिक
अनस्टेबिलिटी के दौर से गुजर रहा है, यानी आर्थिक कह सकते हैं कि अस्थिरता का सामना कर रहा है। और इस आर्थिक अस्थिरता के दौर में सबसे बड़ी जो समस्या है वहां के लोगों के लिए वो भोजन की है। आज जिम्बाब्वे के लाखों लोग पर्याप्त आवश्यक पोषण भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में वहां की ही अगर बात की जाए दोस्तों कि जो वहां की वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी है जिम्बाब्वे की, उसने एक बड़ा ही अजीब फरमान जारी किया है, यानी 200 के लगभग हाथियों को मारने का आदेश जो है वहां की वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी ने जारी किया है। और इसका कारण क्या है? ताकि इन 200 हाथियों को मारकर वहां के लोगों की भोजन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। निश्चित तौर पर आपके मन में यह बात उठ रही होगी कि भारत जैसे देशों में तो पहले ही पर्यावरण संरक्षण कानून काम कर रहे हैं, तो क्या जिम्बाब्वे में इस तरह के पर्यावरण संरक्षण कानूनों का कोई अस्तित्व नहीं है कि ऐसे जानवरों को जो कहीं ना कहीं हमारी जैव विविधता और हमारी बायोडायवर्सिटी का हिस्सा होते हैं, क्या इनको मारना कि किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता? तो दोस्तों यहां ये बताना बहुत जरूरी है कि जिम्बाब्वे की जो वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी है उसके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिम्बाब्वे के जो जंगल हैं उनकी क्षमता की बात अगर की जाए तो लगभग 55,000 एलिफेंट्स की क्षमता है वहां के जंगलों में। लेकिन अगर आज की तारीख में जिम्बाब्वे के जंगलों में मौजूद हाथियों की तादाद की बात की जाए दोस्तों, तो उनकी जो तादाद है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यानी उनकी जो इस समय तादाद है वो करीब करीब 85,000 के आसपास है। यानी 55,000 क्षमता है और 85,000 हाथी वहां के जंगलों में मौजूद है। हालांकि यहां एक रिपोर्ट की मैं और चर्चा आपसे कर देना चाहूंगा, जो अभी हाल ही में भारत में केरला ने जारी किया है। और केरला द्वारा जारी किए गए इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा करीब 800 से भी ज्यादा हाथियों की जो मृत्यु हुई है वो केरला में हुई है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर 800 से भी ज्यादा हाथियों की मृत्यु की जो जानकारी मिली है वो केरला में मिली है, जो हाथियों के किसी वर्ष में होने वाली सर्वाधिक मौतों का एक आंकड़ा है। तो उसी तरह से यहां पर 85,000 हैं जबकि क्षमता 55,000। तो यहां पर इनकी संख्या को कंट्रोल करना, कह सकते हैं टू कंट्रोल द नंबर्स ऑफ एलिफेंट, ये भी इसका एक बड़ा कारण है। क्योंकि अगर उनकी संख्या बढ़ेगी तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो आवास की समस्या है वो बढ़ती जाएगी और ऐसे में उनका आबादी वाले इलाकों की ओर प्रवास करना और ऐसे में फिर मनुष्य के साथ उनका जो संभावित टकराव है इसकी संभावना से भी हम इनकार नहीं कर सकते। जैसा कि अक्सर भारत जैसे देशों में देखा जाता है कि कई बार आबादी वाले इलाकों में ये हाथी प्रवेश कर जाते हैं और जान माल की भारी क्षति का कारण बनते हैं। तो ऐसी स्थिति वहां पर ना बने और उनकी संख्या को भी कंट्रोल किया जाए, साथ ही साथ वहां के लोगों की भोजन आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाए, गरीबी से उन्हें बचाने और उसके दुष्प्रभावों को कम करने की जो कोशिश सरकार के स्तर पर की जानी चाहिए, ये उसका एक बेहतर उदाहरण कहा जा सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 200 हाथियों को जो है वहां की वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी ने मारने का जो है फैसला किया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ उनकी संख्या को कंट्रोल करने के लिहाज से किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलेंगे दोस्तों। अगला सवाल जो हमारा है वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण से बात हो रही है हम लोगों की, और इस समय हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो अमूमन भारत के एनवायरमेंटल सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पर कर रहे हैं कि पर्यावरण से जुड़े हुए क्या संभावित प्रश्न 2024 में ऐसे घटनाएं हुई हैं जिनसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं परीक्षा में। तो उसी के मद्देनजर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। किसी भी देश में पर्यावरण की सुरक्षा का जो दायित्व सरकार का होता है, ये दायित्व सरकार किस गंभीरता के साथ इसका निर्वहन करेगी ये काफी हद तक डिपेंड करता है वहां के लोगों, यानी वहां की जो आम जनता है उनकी सक्रियता पर। आपको चिपको आंदोलन याद होगा दोस्तों, चिपको आंदोलन जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा, नाम सुना होगा आपने,
ये एक प्रमुख पर्यावरण कार्यकर्ता है, एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है। और दूसरा नाम था मेधा पाटेकर का। ये सब वो नाम है दोस्तों जिन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और इसके अंतर्गत फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए एक प्रमुख आंदोलन जिसे हम लोग कहते हैं चिपको आंदोलन, जो मानवीय इतिहास में वृक्षों और जंगलों के संरक्षण के लिए किए जा रहे एक अभूतपूर्व प्रयास के तौर पर इसको दर्ज किया गया है। इस तरह की कोई भी घटना, जैसा मैंने आपको बताया कि केवल किसी देश की सरकार और वहां की सीनियर और हायर अथॉरिटी की जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि ये काफी हद तक वहां के आम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सरकार के साथ मिलकर कार्य करें। और शायद इसी के लिए एक घोषणा पत्र, एक कह सकते हैं मैग्ना कार्टा जारी हुआ है दोस्तों हमारे ही भारत के किसी राज्य में। इसे हम लोग हरित घोषणा पत्र 2024 के नाम से जानेंगे। हरित घोषणा पत्र 2024 ये एक्चुअल में है क्या, इसको समझ लिया जाए। देखिए दोस्तों, जिस राज्य की मैं बात कर रहा हूं, बेसिकली उस राज्य के कुछ प्रमुख पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने वहां की जो आम सोसाइटीज हैं, वहां के आम लोग जो हैं, उनके साथ मिलकर या सोसाइटी के जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनके साथ मिलकर के, प्लस जो वहां की एनवायरमेंटल एक्टिविज्म से एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पर्यावरण से जुड़े हुए संगठन हैं, उन्हीं लोगों ने मिलकर के ये प्रयास किया है। और हरित घोषणा पत्र 2024 का जो उद्देश्य है वो बड़ा बेहतरीन है दोस्तों। आने वाले समय में उस राज्य जहां की मैं ये बात कर रहा हूं, वहां पर जो राजनीतिक दलों के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया जाता है, जैसा आप जानते हैं कि इसी को हम लोग मैनिफेस्टो के नाम से भी जानते हैं। मैनिफेस्टो ये एक प्रकार का चुनावी घोषणा पत्र होता है। तो चुनावी घोषणा पत्र में जैसा कि आप जानते हैं कि अमूमन राजनीतिक पार्टियां करती क्या हैं कि राजनीतिक पार्टियां ऐसे घोषणा पत्रों के माध्यम से जो सबसे ज्यादा संरक्षण देती हैं दोस्तों, वो रेवड़ी संस्कृति को है कि हम ये मुफ्त कर देंगे, वो मुफ्त कर देंगे, ये कर्ज माफ कर देंगे, वो कर्ज माफ कर देंगे। इस तरह के लोक लुभावन वादे जो है वो जनता से करती हैं। कई बार इन लोक लुभावन वादों की आड़ में जो सबसे जरूरी मुद्दे होते हैं, जो जनता के कल्याण से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों की अनदेखी होती है। और यह अनदेखी संभवतः समाज का वो वर्ग समझ नहीं पाता। जब उसका हानिकारक प्रभाव उनके सामने आता है, जब उस प्रकार की उस क्षेत्र की उपेक्षा का जो नया स्वरूप उनके सामने आता है, तब उन्हें इस गलती का एहसास होता है कि शायद हमने ऐसे में किसी गलत जनप्रतिनिधि को चुन लिया है। हम सभी जानते हैं कि सांसद और विधायक लोग जो होते हैं, इन्हें जनता के द्वारा जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत चुना जाता है। और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम बताता है कि ये सरकार और जनता के बीच एक प्रकार का पुल का काम करते हैं, जो न केवल सरकार के पास आम जनता की समस्याओं को पहुंचाने का काम करते हैं, बल्कि सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा और राहत की जो माध्यम है, राहत के जो कार्य हैं, उनको आम नागरिकों तक पहुंचाने का काम जो है ये जनप्रतिनिधि करते हैं। तो ऐसे में चुनावी घोषणा पत्र को केवल रेवड़ी संस्कृति के लिए चिन्हित न करते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया गया है वो ये है दोस्तों कि ये जो हरित घोषणा पत्र जिस राज्य ने बनाया है, उसका मूल उद्देश्य होगा कि जब राजनीतिक दल अपना चुनावी घोषणा पत्र बनाए तो उसमें इस प्रकार के पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी मांगों को शामिल किया जा सके, उन पर दबाव बनाया जाए कि वो इस प्रकार की व्यवस्था को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें, ताकि जब वो सत्ता में आवे तो इस क्षेत्र में उनसे काम करने का न केवल उन पर दबाव हो, बल्कि जनता की ओर से भी अपने पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के जो मांगे हो रही हैं उस दिशा में उन्हें मजबूरन कार्य करना पड़े। तो ये राज्य कौन सा है दोस्तों, चलिए जान लेते हैं। ये राज्य है हरियाणा। वही हरियाणा जो मूलतः जाटों के लिए प्रसिद्ध है, एग्रीकल्चर के लिए प्रसिद्ध है
उसी हरियाणा ने जो है घोषणा पत्र बनाया जिसे हरियाणा हरित घोषणा पत्र 2024 के नाम से हम बुला रहे हैं। और ये वहां की सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्यों और पर्यावरण संगठन जो वहां क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं, रीजनल लेवल पर काम करते हैं, उनके साथ मिलकर के जो है ये चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया गया है। और इसका मूल मकसद है कि इसको आने वाले चुनाव में राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में शामिल करने का दबाव जो है उन पर बनाया जाए, जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो सके। तो जैसा मैंने कहा कि किसी भी क्षेत्र विशेष के पर्यावरण की संरक्षण का जो दायित्व है, ये केवल सरकारों का नहीं होता है, बल्कि ये वहां की जनता का भी होता है। ये दायित्व जितना हमारी गवर्नमेंट का है, उतना ही हमारा और आपका भी है। अगर हर आदमी पर्यावरण के संबंध में केवल अपनी जिम्मेदारी और अपने दायित्व को भी समझ रहा होता, तो शायद आज पर्यावरण इस मुकाम पर, इस हालत में ना होता जहां हमें इस बात की चिंता जाहिर करनी पड़ती है। जैसा कि रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है, मैं बात करूंगा वैश्विक जलवायु रिपोर्ट 2023 के बारे में। दोस्तों, जलवायु, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी तरह से वर्तमान पर्यावरण में, वर्तमान क्लाइमेट में होने वाले उन अप्रत्याशित परिवर्तनों को समझ भी रहे होंगे और उनको आप नोटिस भी कर रहे होंगे। आपको पता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की मैं बात करूंगा। इसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस संगठन ने 19 मार्च 2024 को एक रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट को हम लोग वैश्विक जलवायु रिपोर्ट 2023 के नाम से जानेंगे। वैश्विक जलवायु रिपोर्ट 2023। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या खास है इस बार की रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट तो अमूमन हर साल आती है, लेकिन दोस्तों स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट मैं बात कर रहा हूं। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट इसका नाम है। और स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 ने कई पर्यावरण संगठन और पर्यावरण के प्रति गंभीर दृष्टिकोण रखने वाले लोगों को चिंता में डाल दिया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि वर्ष 2024 को इस रिपोर्ट के आधार पर अगर देखा जाए तो अब तक के मानवीय इतिहास का सबसे गर्म वर्ष माना जा रहा है 2024। जब से हम लोग अपने आसपास के मौसम का रिकॉर्ड रख रहे हैं, तब से अगर देखा जाए तो आपका 2024 बन जाता है अब तक का सबसे गर्म वर्ष। हॉटेस्ट ईयर सिंस वी आर कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ आवर क्लाइमेट और ऑफ आवर एनवायरमेंट, यू कैन से। सबसे बड़ी चीज है कि 2024 में, जिसे पिछले फिलहाल अब तक के इतिहास का सबसे गर्म वर्ष माना जा रहा है, अगर सिर्फ हम लोग दोस्तों अक्टूबर और नवंबर महीने की बात करें तो अक्टूबर और नवंबर का जो माह है वो 124 वर्षों में सबसे गर्म है। यह भी रिकॉर्ड अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और शायद इस तरह की जो भयावह परिस्थितियां बन रही हैं, इनका जो मूल कारण है वो हमारा क्लाइमेट चेंज तो है ही, और दूसरा जो कारण है वो है आपका ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, आपको पता है कि इस तरह के परिणामों की आशंका जो बहुत लंबे समय से जाहिर की जा रही थी, जताई जा रही थी, उसको रोकने के लिए हम बहुत पहले से COP का आयोजन कर रहे हैं। COP जिसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जानते हैं, और एक प्रकार से ये दुनिया के अलग अलग देशों का संगठन है जो कि वार्षिक स्तर पर सम्मेलन का आयोजन करता है। और यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है UNFCCC के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इसने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें इसने साफ शब्दों में कहा है दोस्तों कि COP जो 29 आयोजित किया गया है, इसमें हम लंबे समय से जो पेरिस जलवायु समझौता है
उसके अंतर्गत वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वृद्धि हो रही है ना, पेरिस जलवायु समझौता। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम औद्योगिकरण के पहले की अगर स्थिति को देखें तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो वर्ष 2024 है दोस्तों, इसकी बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो औद्योगिकरण से पहले की स्थिति में अगर देखें तो वर्ष 2024 जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि का आंकड़ा पार कर चुका है। और ये सारी चीजें क्यों कही जा रही हैं या इसका कारण क्या है, किस आधार पर हम इस वर्ष को सबसे घातक, सबसे गर्म वर्ष के रूप में चिन्हित कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि इस बार अल नीनो और ला नीनो जैसी जो परिस्थितियां जो सागरीय जल के तापमान से जुड़ी हुई हैं, उसमें ला नीना वाली परिस्थिति फिलहाल फिर से बन रही है। और इस समय अगर हम अपनी दुनिया की बात करें तो दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है दोस्तों। जो हमारा ईस्ट आपका हिस्सा है, पूरब का, वो इस समय बाढ़ और कई बार देखा जाए तो ठंड का प्रकोप झेल रहा है। लेकिन अगर वहीं हम अगर पश्चिमी समाज की पश्चिमी हिस्से की बात करें ग्लोब पर, तो वहां पर भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। और इस गर्मी की वजह से दोस्तों अगर मैं ब्राजील की बात करूं तो ब्राजील में ही मौजूद है आपका अमेजन रेन फॉरेस्ट। और याद रखिए कि अमेजन का जो रेन फॉरेस्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया है, इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है दोस्तों। और यहीं से हमें प्राप्त होता है पृथ्वी के कुल ऑक्सीजन का लगभग 20%। इस समय अमेजन रेन फॉरेस्ट में भी काफी बड़ी बड़ी दावानल की घटनाएं हो रही हैं, जिसे हम लोग अमूमन जंगलों में लगने वाली आग के रूप में चिन्हित करते हैं। और इसी को दोस्तों कहा जाता है बुश फायर। और फाइनली इनके कारणों की अगर बात की जाए कि इनके जो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, या जिन भी मुद्दों पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिन बिंदुओं पर मैं बात कर रहा हूं, ये मैं किस आधार पर कह रहा हूं, तो इसका जो कारण है वो भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर कारणों की बात की जाए तो देखिए सबसे बड़ा जो इसका कारण है दोस्तों वो क्या है। पहला है आपका CO2 की मात्रा में जो है वृद्धि, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो नो डाउट इससे ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बढ़ेगा। दूसरा आपका समुद्र का जल स्तर बढ़ना, समुद्र के जल स्तर में भी इस समय वृद्धि हो रही है। तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो ग्लेशियर्स जो है वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, ये मेल्ट हो रहे हैं। जैसा कि इस समय एक नाम और चर्चा में है जिसे हम लोग डूम्स डे ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, ये पिघल रहा है दोस्तों। और अगर ये पूरी तरह से पिघल गया तो समझ सकते हैं आप कि यहां पर समुद्र के जल स्तर में कुछ मीटर की वृद्धि होने की भी संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ महासागरीय तापमान भी आपको पता है कि बढ़ रहा है। तो चौथे नंबर पर हम सागरीय तापमान की बात कर सकते हैं, ये भी जो है आपका बढ़ रहा है। तो ये सब संयुक्त रूप से ऐसे कारण हैं जिसके आधार पर हम ये कह पा रहे हैं कि जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट है, जिसे हम वैश्विक जलवायु रिपोर्ट या स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 कह रहे हैं, उसमें वर्ष 2024 को अब तक के इतिहास का सबसे गर्म वर्ष कहा गया है। और ये तब से है जब से हम इस तरह के रिकॉर्ड्स को रख रहे हैं, इस तरह के आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, तब से मैं ये बात आपसे कह पा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। हम लोग बात करेंगे दोस्तों एक और इसी पर्यावरण से जुड़े, वातावरण से जुड़े जीव के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ, ध्यान दीजिएगा, हिम तेंदुआ मैं इसकी बात कर रहा हूं। हिम तेंदुआ क्या होता है दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका अगर वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो इसे हम लोग कहते हैं पैंथेरा अंसिया। क्या नाम है इसका साइंटिफिक नाम है इसका पैंथेरा अंसिया। लद्दाख का नाम सुना होगा आपने दोस्तों, जो फिलहाल
अगर देखा जाए तो काफी लंबे समय तक भारत का सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत केंद्र शासित प्रदेश रहा है। इस लद्दाख में एक राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं हेमिस। लद्दाख में ही है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? किस चीज के लिए इसको हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं? बायोडायवर्सिटी के किस रूप के लिए हम इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं? तो देखिए, इसे हम लोग हिम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हिम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी के तौर पर हम लद्दाख के हेमिस राष्ट्रीय उद्यान का जो है नाम ले सकते हैं। अभी हाल ही में 30 जनवरी 2024 को भारत में भारतीय वन्यजीव संस्थान का नाम आपने सुना हुआ है, भारतीय वन्यजीव संस्थान। ठीक है, इसी ने जो है अपनी रिपोर्ट जारी की है, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने। और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत में तेंदुओं की यानी हिम तेंदुओं की संख्या पूछता है तो भारत में हिम तेंदुओं की संख्या जो दर्ज की गई है दोस्तों वो है 718। जो नवीनतम आंकड़े मिले हैं उसके अनुसार भारत में 718 जो है वो हिम तेंदुए मौजूद हैं। और अगर इसकी संख्या की बात की जाए कि सबसे ज्यादा इनकी संख्या कहां है, तो इसकी जो सर्वाधिक संख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक संख्या जो है इसकी वो है 477। और ये 477 जो है वो लद्दाख में ही है। अगर इसके अलावा जैसा कि आप देख रहे हैं हिम तेंदुआ, तो मूलतः ये उन्हीं राज्यों में पाया जाता होगा जहां पर बर्फबारी की घटनाएं होती होंगी, जहां बर्फ से ढकी हुई चोटियां होती होंगी, वहीं पर ये पाया जाता होगा। ऐसे में कुछ खास राज्यों की अगर बात की जाए तो हम लोग देख सकते हैं कि आपके लद्दाख के बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। ध्यान दीजिएगा, लद्दाख के बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जो अंतिम राज्य है जहां इनकी संख्या सबसे कम है वो राज्य है दोस्तों जम्मू कश्मीर। अगर क्रम की बात की जाए तो क्रम भी यही है। सिक्किम जैसे राज्यों में अगर इसकी संख्या की बात हो तो सिक्किम में सिर्फ 21 हिम तेंदुए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में इनकी संख्या केवल 9 है। जैसा मैंने बताया, सबसे ज्यादा इनकी जो संख्या है वो दोस्तों लद्दाख में है, यानी लद्दाख में ये 477 है। उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो 124 और 124। हिमाचल की बात करें तो करीब 51 हिम तेंदुए हैं और अरुणाचल प्रदेश में इनकी संख्या जो है वो लगभग 36 है। तो अगर आप इसका आरोही या अवरोही क्रम भी निकालना चाहें तो आप इसको निकाल सकते हैं। घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में आप उन राज्यों की भूमिका या राज्यों का क्रम सुनिश्चित कर सकते हैं जहां पर हिम तेंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा या सबसे कम है। एक बात और है दोस्तों कि इसे, जैसा कि मैंने साइंटिफिक नेम आपको बताया, पैंथेरा उनसिया इसका नाम है, बट इसके अलावा इसके एक और नाम का भी आपको पता होना चाहिए। इसे हम लोग घोस्ट ऑफ द माउंटेन के नाम से भी जानते हैं, यानी इसे पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है हिम तेंदुओं को, जो कि अमूमन बहुत ही ऐसी परिस्थितियों में, बहुत ही दूभर परिस्थितियों में, बहुत ही दुर्लभतम जलवायुवी परिस्थितियों में, मौसमी परिस्थितियों में पाए जाते हैं। और अमूमन अगर इनकी ऊंचाई की भी बात की जाए तो याद रखिएगा ये 18,000 फीट की ऊंचाई पर ही पाए जाते हैं। इससे नीचे इनकी उपस्थिति फिलहाल अभी तक नहीं देखी गई है। तो 18,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाने वाले इन हिम तेंदुओं की अगर संख्या की बात होगी तो ये राज्य हैं। देशों की भी मैं बात कर लेता हूं दोस्तों। देशों में भारत की बात आएगी, चीन की बात आएगी, उज्बेकिस्तान का भी नाम यहां लिया जाएगा, किर्गिस्तान का नाम लिया जाएगा, रूस का भी नाम यहां पर लिया जा सकता है। ये सब वो देश हैं जहां पर इनकी संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है।
तो जलवायु परिस्थितियों में फिलहाल इनकी संख्या का आज की स्थिति में देखा जाए तो भारत में 718 हिम तेंदुए हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ये दर्शाता है कि भारत में इनकी जो संख्या है वो अब फिलहाल इसमें वृद्धि हुई है, और ये तापमान में होने वाली गिरावट की वजह से भी काफी हद तक सरवाइव करने में सफल हो पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है वो भी हमारा इसी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है दोस्तों, और पर्यावरण से जुड़ा होने का मतलब मैं बात करूंगा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के बारे में। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, यह रिपोर्ट जो आपकी जारी की गई है दोस्तों, वो रिपोर्ट वर्ष 2023 के लिए जारी की गई है। लेकिन प्रश्न पहला आपके सामने कि इस रिपोर्ट को एक्चुअल में जारी कौन करता है। देखिए, समझना होगा, एक स्विस कंपनी है या स्विस एजेंसी है दोस्तों। इस स्विस एजेंसी को IQ एयर के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, नाम इसका IQ एयर इसको कहा जाता है। और ये जो रिपोर्ट आई है ये 19 मार्च वर्ष 2023 को जारी की गई है। 19 मार्च वर्ष 2023 को जारी इस रिपोर्ट ने हमें एक बार फिर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि एक्चुअल में भारत में जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठन हैं, क्या उन्हें अपने काम करने के तरीकों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। सरकार के स्तर पर जो भी प्रयास एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए किए जा रहे हैं, क्या वो नाकाफी हैं। और सबसे बड़ी चीज कि हम इंसान बार बार वातावरण और जलवायु परिवर्तन में होने वाली जो चरम मौसमी दशाएं होती हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो क्रिएट होती हैं, उनके कारण हमें जो नुकसान होता है, जो जान माल की क्षति होती है, क्या हम उससे कोई सबक ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। यह भी सोचने का विषय है दोस्तों। और मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट की बात जब हो रही है तो कई बार हकीकत कड़वी होती है, लेकिन उसको आप तक पहुंचाना जरूरी है। और एक जिम्मेदार शैक्षिक प्लेटफॉर्म होने के नाते डीपी एजुकेयर की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वो नागरिकों को न केवल उनके कर्तव्यों और दायित्वों के संबंध में जागरूक बनाए, बल्कि उनके अधिकारों के बारे में भी उन्हें बताए। तो जैसे आपके अधिकारों के बारे में हम बातें करते हैं, वैसे ही एक बार आपके कर्तव्यों के बारे में भी आपको बता देना जरूरी है। क्योंकि अगर समय रहते हम नहीं सचेत होते हैं दोस्तों, तो आने वाले वक्त में हमें बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा कि हम परिस्थितियों को अपने हिसाब से फिर संतुलित कर पाए, उन्हें व्यवस्थित कर पाए। मैं ये क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि दुनिया के जो 100 सबसे प्रदूषित शहर हैं, ध्यान दीजिएगा, 100 सबसे जो प्रदूषित शहर हैं, इन 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से 83 शहर दोस्तों, कितने, 83 जो शहर हैं ये भारत के हैं। हो सकता है कि यह आंकड़ा आपको इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर दे कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन अब इस तरह के नाम का क्या मतलब है कि पूरी दुनिया हमारी ओर नफरत और घृणा भरी नजरों से देखने लगे। 100 में से 83 सबसे प्रदूषित शहर कहीं से हैं, तो वो है भारत से। आपको यह भी पता है दोस्तों कि जो हमारी राजधानी है दिल्ली, ये पहले ही सबसे प्रदूषित, सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी के खिताब से नवाजी जा चुकी है। यह बात आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगी। लेकिन हैरानी की बात है कि प्रदूषण के अलग अलग मानकों की अगर बात की जाए, अलग अलग स्तरों पर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कणों की बात की जाए, तो हम लोगों को 3 नाम समझ में आएंगे दोस्तों। आपने सुना होगा इन प्रदूषित कणों को PM 2.5 के रूप में भी हम पहचानते हैं। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, और पार्टिकुलेट मैटर का मतलब है दोस्तों कणिकीय पदार्थ, यानी इतने छोटे कण जो हमें खुली आंखों से नजर नहीं आते। ये PM 2.5 है। और इसको मापते किस में हैं दोस्तों हम लोग, इसे हम मापते हैं PPM में। तो PPM का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ये बात भी आप यहां पर ध्यान रखिएगा। तो PM 2.5 के मामले में भारत को भी जो स्थिति मिली हुई है दोस्तों, वो है दुनिया में
तीसरी स्थिति PM 2.5 के मामले में। हालांकि यह थोड़ा संतोषजनक हो सकता है शायद कि दो देश ऐसे भी हैं जो इस मामले में हमसे भी बेहतर कंडीशन में हैं, बेहतर इन द सेंस बदतर कंडीशन में है, जिसमें पहला जो नाम आपका है वो है बांग्लादेश का। दोस्तों, बांग्लादेश 2.5 ppm के मामले में या 2.5 pm के मामले में फिलहाल इस समय सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति में है, पहले नंबर पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है। और दूसरा नाम जो है वो पाकिस्तान का है दोस्तों, जो इस समय इस PM 2.5 प्रदूषकों के मामले में दूसरे स्थान पर है, और भारत जैसा मैंने आपको बताया तीसरे स्थान पर। ओवरऑल देखें तो बांग्लादेश और पाकिस्तान ये कहीं ना कहीं भारत का ही हिस्सा थे, और इसका मतलब है कि ये पूरा जो सर्किल है, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये इस समय दुनिया में एक नया कीर्तिमान बना रहा है प्रदूषकों के मामले में। हालांकि अगर भारत के सबसे प्रदूषित शहर की बात की जाए तो जो सबसे प्रदूषित शहर इस रिपोर्ट में आया है दोस्तों, सबसे प्रदूषित शहर, उस शहर की अगर बात की जाए तो वो है आपका बिहार का बेगूसराय। यानी बिहार के बेगूसराय को इस रिपोर्ट में सबसे प्रदूषित शहर के रूप में भी चिन्हित किया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये वर्ष 2023 की जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है, इसमें करीब 134 देशों ने जो है प्रतिभाग किया है, शामिल हुए हैं। लेकिन अगर पिछले वर्ष देखा जाएगा 2022 में, तो केवल 131 देश ही इस सूचकांक में शामिल हुए थे दुनिया के। तो जैसा आप देख रहे हैं कि भारत की स्थिति फिलहाल काफी चिंताजनक है दोस्तों। और आप जानते हैं कि अभी हाल ही में हमारे निवर्तमान CGI, जिनका नाम DY चंद्रचूड़ है, इन्होंने इसी पर्यावरण प्रदूषण की वजह से अपना जो मॉर्निंग वॉक का शेड्यूल था, इसको उन्होंने कैंसिल कर दिया, यानी इन्होंने सुबह टहलना बंद कर दिया है। यह भी आपको अच्छी तरह पता है। हालांकि अब DY चंद्रचूड़ का स्थान जस्टिस CGI संजीव खन्ना ने ले लिया है दोस्तों, और ये जो है अब भारत के अगले CGI हो गए हैं। तो DY चंद्रचूड़ अब फिलहाल सेवा मुक्त हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आपको पता है कि आने वाले समय में किसी समिति, राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले किसी न्यायिक आयोग आदि के अध्यक्ष के तौर पर उनको जरूर नामित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो सवाल है वो भी हमारा इसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत रिलेटेड है, उसकी भी बात करेंगे हम लोग। और वो क्या है? यह है भारत में एक्चुअल में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट। भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा। रिपोर्ट भी जो है आपकी दोस्तों वर्ष 2023 के लिए ही जारी की गई है। इस रिपोर्ट को हमारे पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो है वो जारी किया गया है, और इस रिपोर्ट को जारी किया गया था 29 फरवरी को, वर्ष 2024 में 29 फरवरी 2024 को इसे पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो है वो जारी किया गया। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो है ये भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द पैंथर रिपोर्ट इन इंडिया के नाम से भी हम इसको जानते हैं, 2024 के लिए जो है इसे जारी किया गया था। अगर बात करें तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का नाम यहां पर लिया जाता है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, इस संस्था का नाम ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ये नाम है इसका दोस्तों। इसने जो है वन्य जीव संस्थान के साथ मिलकर के, किसके साथ मिलकर के? वन्य जीव संस्थानों के साथ मिलकर के, और ये वन्य जीव संस्थान मूलतः राज्य स्तर पर जो काम करते हैं उनकी साथ मिलकर के जो है ये रिपोर्ट जो है पेश की गई है। अब इस रिपोर्ट की स्थिति ये बताती है दोस्तों कि भारत में अगर देखा जाए तो यह सर्वेक्षण जो किया गया है वो करीब 20 राज्यों के लिए किया गया है। कितने राज्यों के लिए? 20 राज्यों के लिए यह सर्वेक्षण किया गया, और इसमें जो
तेंदुओं की संख्या की बात हो रही है कि तेंदुओं की संख्या क्या बढ़ी है या घटी है, तो इसको सिर्फ 2018 से देखा जाए दोस्तों, 2018 से 2023 यानी इस 5 वर्ष के लाइफ टाइम में, 5 वर्ष के पीरियड में इनकी संख्या में 8% की वृद्धि जो है वो बताई गई है। 8% की वृद्धि का मतलब अगर 2018 में देखा जाए दोस्तों, तो 12,852 जो तेंदुए थे वो थे आपके यहां, 12,852 तेंदुए थे 2018 में। और अगर 2023 की बात की जाए तो 23 में इसकी स्थिति जो है वो बढ़ गई है और 23 में ये बढ़ करके 13,874 हो गए हैं। यह संख्या जो है इनकी 2023 में दर्ज की गई, यानी निश्चित तौर पर इसमें 8% की वृद्धि जो है बताया जा रहा है कि हुई है। और अगर वार्षिक स्तर पर हम वृद्धि का आंकड़ा देखते हैं तो जो वार्षिक वृद्धि का स्तर है दोस्तों वो करीब 1.03% की वृद्धि हुई है यहां पर इनकी संख्या में। तेंदुए की बात की जाए तो तेंदुआ जो होता है दोस्तों, इसका साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा पार्डस। और दोस्तों पैंथेरा पार्डस जो होता है, मैं इसकी बात स्पष्ट कर देता हूं आपसे, ये पैंथेरा लियो नाम सुना होगा आपने। तो पैंथेरा लियो जो होता है दोस्तों ये शेर होता है और पैंथेरा पार्डस जो होता है ये तेंदुए का साइंटिफिक नेम है। यहीं पर एक नाम और भी लिया जा सकता है जिसे हम लोग पैंथेरा टिग्रिस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पैंथेरा टिग्रिस नाम मिल रहा है दोस्तों, ये जो है ये बाघ के लिए साइंटिफिक नेम जो है ये लिया जाता है। यहां पर पैंथेरा पार्डस जिसे हम तेंदुआ कह रहे हैं, अगर सर्वाधिक वृद्धि की बात की जाए, किस राज्य में इसकी जो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, तो दोस्तों इसकी जो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है वो है मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा जो इसकी संख्या बढ़ी है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में बढ़ी है, जहां पर फिलहाल 3,907 तेंदुए इस वक्त मौजूद हैं। सर्वाधिक संख्या वाले राज्यों की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का नाम भी जो आता है वो भी ले लेते हैं हम लोग। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, ध्यान दीजिएगा ये जो है राज्यों की बात हो रही है। तो 4 राज्य आपके पास हैं, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु। ये 4 राज्य हैं जहां पर इनकी संख्या सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। यहां अंतिम रूप से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भारत में तेंदुओं की जो सर्वाधिक संख्या है और उसके संरक्षण की अगर बात की जाए तो लगभग भारत के 70% बाघ अभयारण्यों को इस सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह बात भी आपको ध्यान रखने होगा कि भारत में तेंदुओं की जो स्थिति रिपोर्ट है दोस्तों वो 29 फरवरी 2024 को जारी की गई और इसे जारी किया गया पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और वन्यजीव संरक्षण संस्थान जो होते हैं, जो राज्य स्तर पर काम करते हैं, दोनों ने संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट को जारी किया है। 20 राज्यों में यह सर्वे किया गया जिसमें 5 वर्ष के लिए इनकी संख्या को ज्ञात करने की कोशिश की गई है, दर्ज किया गया है, जिसमें साइंटिफिक नेम की अगर बात करें तो पैंथेरा पार्डस है और 5 वर्षों में इसकी संख्या में जो वृद्धि दर्ज की गई वो 8% की गई। जहां मैंने 2018 में 12,852 तेंदुओं की बात की, वहीं 2023 में इनकी संख्या 13,874 हो गई, जो वार्षिक स्तर पर 1.03% की वृद्धि को दर्शाता है। और सर्वाधिक संख्या की बात हो तो 3,907 तेंदुओं के साथ मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इनकी संख्या जो है इसके बाद सर्वाधिक दर्ज की गई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की बातचीत आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होगी और आपने आज की क्लास का न केवल आनंद लिया होगा, जबकि पर्यावरण के संबंध में निश्चित तौर पर आज की क्लास आपको चिंता करने के लिए मजबूर कर देती है। आगे भी हम इसी प्रकार के अन्य मुद्दों पर बातें करेंगे। अगली क्लासेस में हम लोग जो है कुछ प्रमुख योजनाओं और
कला और संस्कृति की दृष्टि से जो करंट अपडेट्स हुए हैं उन पर हम लोग बातें करेंगे। तापमान में दोस्तों तेजी से गिरावट हो रही है और ऐसे में आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि स्वस्थ अगर रहेंगे तभी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और अब जबकि आपके पेपर में कुछ ही दिन रह गए हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें, ताकि न केवल तैयारी को आप बेहतर ढंग से अंजाम दे सकें, बल्कि उस तैयारी के बल पर आप अब परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। आज की बातचीत को दोस्तों मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली क्लासेस में भी फिर हमारी और आपकी मुलाकात इसी प्रकार होती रहेगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और करंट अफेयर्स को अपडेट करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।